हिंदी एक ऐसी जबान जिसमें करोड़ों लोग जीते हैं, सोचते हैं और यहाँ तक कि सपने भी देखते हैं। लेकिन कभी ये ख्याल आया है कि ये जो शब्द हैं, ये जो आवाज़ें हैं, ये आई कहाँ से? देखिए, इसकी कहानी कोई एक दो दिन की नहीं, बल्कि हजारों साल लंबी एक महागाथा है। और आज हम सब मिलकर उसी सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, इसी एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। वो हिंदी जो आज हम सब बोलते हैं, उसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी है। तो आइए मिलकर इन जड़ों को खोजते हैं। हमारे इस सफर के कुछ पड़ाव हैं। ये रहा उसका एक छोटा सा नक्शा। हम भारत के भाषाई परिवारों से शुरू करेंगे, फिर संस्कृत से निकलकर बोलियों तक बहती हुई भाषा की नदी का पीछा करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज के भारत में हिंदी को क्या मुकाम मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। हिंदी की कहानी को समझने के लिए पहले भारत के विशाल भाषाई नक्शे को समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदी अकेली नहीं है, ये एक बहुत बड़े, बहुत पुराने परिवार का हिस्सा है। भारत भाषाओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो मोटे तौर पर 4 बड़े परिवारों में बटा हुआ है। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है। देखिए, लगभग 73% लोग भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलते हैं, मतलब हर 4 में से 3 लोग। और हमारी हिंदी इसी सबसे बड़े परिवार की एक अहम सदस्य है। इसके अलावा द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार भी इस विविधता में अपने रंग भरते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम एक टाइम मशीन में बैठते हैं। चलिए समय की धारा में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और हिंदी की वंश रेखा को उसकी सबसे पुरानी जड़ यानी संस्कृत तक खोजते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नदी के उद्गम को खोजना। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। भाषा हमेशा जिंदा रहती है और बदलती रहती है। लगभग 1500 ईसा पूर्व की देववाणी संस्कृत से सदियों के सफर में आम लोगों की भाषाएं बनी, जैसे पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से करीब करीब 1000 ईस्वी के आसपास उस भाषा ने जन्म लिया जिसे आज हम हिंदी कहते हैं। तो ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक धीमी नेचुरल ग्रोथ थी। लेकिन सिर्फ बोली जाने वाली भाषा ही नहीं बदल रही थी, लिखने का ढंग भी बदल रहा था। सोचिए जरा, प्राचीन भारत में 2 मुख्य लिपियां थीं। एक थी खरोष्ठी, जो आज की उर्दू या अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और दूसरी थी ब्राह्मी, जो हमारी आज की देवनागरी की तरह बाएं से दाएं चलती थी। और सबसे अहम बात यह है कि आज हम हिंदी लिखने के लिए जिस देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं ना, वो सीधे सीधे ब्राह्मी लिपि से ही निकली है, खास तौर पर ब्राह्मी के उत्तरी स्टाइल से। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो क, ख, ग लिखते हैं, उनका इतिहास हजारों साल पुराना है। अब जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे एक बड़ी नदी आगे चलकर कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही अपभ्रंश की मुख्य धारा से कई उपभाषाएं निकली, और इन धाराओं ने फिर अलग अलग इलाकों में अपनी एक नई पहचान बना ली। तो अपभ्रंश की ये जो मेन नदी थी, वो कई धाराओं में बट गई। देखिए, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी भाषाएं। अर्धमागधी धारा से बनी पूर्वी हिंदी, और मागधी धारा से निकली बिहारी हिंदी। बस यहीं से हिंदी की जो जबरदस्त रीजनल वैरायटी है, उसकी शुरुआत होती है। अब इन बड़ी धाराओं के भी अंदर झांकते हैं, जहां हमें मिलती हैं बोलियां, भाषा का वो असली रूप जो आज भी पूरे भारत में करोड़ों लोगों की जुबान पर जिंदा है। ये बोलियां एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह हैं। हिंदी की इन 5 उपभाषाओं की छाते के नीचे कुल मिलाकर करीब 18, जी हाँ, 18 प्रमुख बोलियां आती हैं। और ये नंबर ही अपने आप में हिंदी के विशाल और जिंदा दिल होने का सबसे बड़ा सबूत है। पश्चिमी हिंदी समूह में सबसे अहम है खड़ी बोली। ये दिल्ली मीरठ के इलाके में बोली जाती थी, और आज जो हम स्टैंडर्ड हिंदी बोलते लिखते हैं, उसकी बुनियाद यही है। इसी ग्रुप में कृष्ण भक्ति में डूबी मीठी ब्रज भाषा भी है, और हरियाणा का दमदार अंदाज भी। अब अगर पूर्वी हिंदी की बात करें, तो सबसे पहले अवधी का नाम आता है। अरे, ये वही अवधी है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रच दिया। इसके साथ ही बघेली और छत्तीसगढ़ी भी इस इलाके की अपनी पहचान है। बिहारी हिंदी समूह में
3 बहुत ताकतवर बोलियां हैं। एक तो भोजपुरी, जिसके बोलने वालों की संख्या आज दुनिया भर में फैली हुई है। दूसरी मगही और तीसरी मैथिली, जिसकी अपनी एक बहुत ही रिच लिटरेरी परंपरा रही है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है। इन बोलियों की कल्चरल पावर देखिए कि भिखारी ठाकुर जैसे कलाकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने अपनी बोली में नाटक और गीत लिखकर उसे दुनिया भर में पहचान दिला दी। और आखिर में राजस्थानी समूह में वीर गाथाओं वाली मारवाड़ी और जयपुरी जैसी बोलियां हैं, तो वहीं पहाड़ी समूह में हिमालय की शांत वादियों में गूंजती कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। हर बोली का अपना अलग रंग है, अपना अलग स्वाद है। तो ये तो थी हिंदी की ऐतिहासिक और रीजनल यात्रा, जड़ों की, बोलियों की कहानी। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में इसकी आधिकारिक भूमिका क्या तय की गई। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना चाहिए। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होती है। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 14 सितंबर 1949, जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के तौर पर अपनाया। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की खूबसूरती देखिए, इसने हमेशा देश की भाषाई विविधता का सम्मान किया है। जो सफर 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं से शुरू हुआ था, वो आज बढ़ते बढ़ते 22 भाषाओं तक पहुंच चुका है। ये भारत की रिच हेरिटेज का जीता जागता सबूत है। और एक शानदार फैक्ट है जो दिखाता है कि कैसे एक बोली अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक ताकत के दम पर एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी हासिल कर सकती है। साल 2003 में मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये हिंदी की इकलौती बोली है जिसे ये सम्मान मिला है। तो हमने हिंदी के अतीत को देखा, उसके वर्तमान को भी समझा। लेकिन भाषा तो एक बहती नदी की तरह है, वो कभी रुकती नहीं। ये सफ़र हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज से 500 साल बाद की हिंदी कैसी होगी, कैसी सुनाई देगी? उसमें टेक्नोलॉजी और दूसरी संस्कृतियों के कौन-कौन से नए शब्द घुल मिल चुके होंगे? सच तो ये है कि हिंदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी भी लिखी जा रही है, हम सब के द्वारा, हर रोज़।